अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी पिछली तारीखी कहानियों में आपकी दिलचस्पी और आपकी फरमाइशों को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम लाए हैं आपके लिए एक नई सीरीज शेर शाह सूरी की। हमेशा की तरह हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नामालूम जमानों का बासी सूरज नूर के उतरते कारवानों की तरह असरारे कोनो मकां और पत्थरों के किसी बस्ती की तरफ गुरूब होने को झुक रहा था। कोहरबार उफक पर अब्र के काफिलों के लबो रुखसार सुर्ख हो गए थे। सूरज की कूच करती शुआएं बेअंत मंजिलों को सहरा बदर बगुलों की तरह अंधेरे के दुख भरे सागर की तरफ धकेलती हुई ख्वाहिशों के लालाजारों को वीरान और जर्द पत्तों की शाल ओढ़े दरख्तों को उनके सायों से महरूम करने लगी थी। ऐसे में दरियाए कर्म नासा और दरियाए सून के दरमियानी कोहिस्तानी सिलसिले के जंगल के अंदर दो सवार दरमियाना रवि से अपने घोड़ों को हांकते हुए जुनूब की समत ले जा रहे थे। इनमें से एक सवार बूढ़ा था और दूसरा नौ उम्र नौखेज और कड़ियल आजा का मालिक था। उसके चेहरे की ज़ियाताबी में जहांगीरो दायम जज्बे शफक की बिखरती आग जैसे एहसासात और बर्क की बरहमियों जैसी उठान वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। उसकी सागर मुहीत आंखों में वक्त के तेवर, ख्वाहिशों के वफूर और तमन्नाओं के होले रक्स खुना थे। अपने लंबे कदकाठ, अपने कड़ियल जिस्मानी साख्त, अपने मजबूत आज़ाए जवारह की बिना पर वो तिश्नगी के दश्त जैसा सख्त जान, बजते तिबले जंग की तरह पुरजोश, अमर लम्हों के संग की मानिंद नडर, कमाले हुनर जैसा जुर्रतमंद और हकाइक की गुबार आलूदगी की तरह बेखौफ लगता था। जनूब की तरफ बढ़ते हुए बूढ़ा अचानक चौंक सा पड़ा और अपने सामने इशारा करते हुए कहने लगा, साहिब खान, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, वो जरा सामने तो देखो। उस नौजवान ने, जिसका नाम साहिब खान पुकारा गया था, जब सामने देखा तो उसे अपने करीब ही दो लोमड़ियां दिखाई दी। उन्हें देखते ही साहिब खान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो उस बूढ़े को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बाप, आप सिर्फ तमाशा देखें कि मैं इन लोमड़ियों का कैसे शिकार करता हूँ। इसके साथ ही साहिब खान ने अंगेख्त करने वाली एक सख्त एड़ अपने घोड़े को लगाई और लोमड़ियों की तरफ भागा। घोड़े के यूं भागने पर लोमड़ियां चौकन्नी हुईं और भाग खड़ी हुईं। उसी वक्त साहिब खान ने अपनी पीठ पर बंधे हुए तरकश से तीर निकाले, कंधे पर लटकती हुई कमान दुरुस्त की और बारी बारी ताक कर जो उसने तीर चलाए तो दोनों लोमड़ियां ढेर हो गईं और जमीन पर जख्मी होकर लौटने लगीं। दोनों लोमड़ियों का शिकार करने के बाद वो नौजवान, जिसका नाम साहिब खान था, अपने घोड़े से उतर पड़ा। शायद वो आगे बढ़कर लोमड़ियों को पकड़ना चाहता था। इतनी देर तक बूढ़ा भी करीब आ गया। वो अपने घोड़े से उतरा, साहिब खान को गले लगाते हुए उसने बड़े प्यारे अंदाज में उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, साहिब खान, मेरे बेटे, मैं खुशकिस्मत हूँ जिसे तुम जैसा अजीम और जुर्रतमंद बेटा नसीब हुआ। बहुत कम लोग होंगे जिनका निशाना तेरे जैसा बेखता होगा। मेरे बेटे, तूने क्या खूब अंदाज में पलक झपकते में दोनों लोमड़ियों का शिकार किया। आओ इन्हें पकड़ें और फिर वापस चलें। दोनों बाप बेटा लोमड़ियों की तरफ बढ़ना ही चाहते थे कि जंगल के अंदर करीब ही एक होलनाक, जवान और नौखेज निस्वानी चीख सुनाई थी। ये चीख सुनकर खान साहिब और उसका बाप दोनों परेशान हो गए थे। जिन लोमड़ियों का उन्होंने शिकार किया था उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके कदम रुक गए थे। इतने में फिर वही नौखेज निस्वानी चीखें यूं बुलंद हुईं जैसे तन्हाई के करबे बेकरार में वक्त की सदाए खौफ और काली रात के ऐवानों में आवाज की धुकती किरचियां बिखर गई हों। दूसरी बार ये चीखें सुनते हुए साहिब खान और उसके बाप की हालत मुसाफिरत की परेशानी और इंतजार की जर्द लू जैसी हो गई थी। फिर साहिब खान ने अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहा, देखें अब्बा हुजूर, लगता है यहाँ हमारे करीब ही कोई लड़की किसी दुख या कर्ब में मुब्तला है, या उस पर कोई हमलावर हुआ है, या उसे बेआबरू और बेइस्मत करना चाहता है। बाबा, आप यहीं रुकें, मैं देखता हूँ क्या मामला है। इस पर साहिब खान का बाप, जिसका नाम मलिक सुखा था, बड़ी शफकत, बड़े प्यार में कहने लगा, देख बेटे, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। आओ हम दोनों अपने घोड़ों का रुख उस समत करते हैं जिस समत से लड़की की चीखों की आवाज आई है, फिर देखते हैं क्या मामला है। इसके साथ ही वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और आवाज की समत उन्होंने अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा दिया। दोनों बाप बेटा अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए थोड़ा सा जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि 6 सवार अपने घोड़ों पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 7वां पहले ही से घोड़े पर सवार था और एक लड़की को उसने अपने सामने बुरी तरह दबोच रखा था। उनके करीब ही जमीन पर खून में लथपथ 5-6 लाशें पड़ी हुई थीं। साहिब खान और उसके बाप को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर घोड़ों पर बैठे हुए सारे सवार रुक गए। वो सवार जो घोड़े पर बैठा था और लड़की को अपने आगे दबोच रखा था, वो भी उतर गया। लड़की पर उसकी गिरफ्त खत्म हो गई थी।
ऐसा होते ही लड़की घोड़े से कूद गई और फिर वो अंधाधुंध साहिब खान और उसके बाप की तरफ भागी। उस लड़की की तरफ देखते हुए साहिब खान का बाप मलिक सुखा बड़ी परेशानी और हैरत में अपने बेटे को मुखातिब करके कहने लगा, साहिब खान मेरे फर्जंद, मेरे बेटे, इस लड़की की तरफ गौर से देखो। ये तो रोहतास के राजा हरि कृष्ण की बेटी राजकुमारी गंगा है। इन सवारों ने इसे कहां से उठाया है? मेरे ख्याल में ये जो लाशें पड़ी हैं ये राजकुमारी गंगा के मुहाफिज होंगे। यहाँ तक कहते कहते मलिक सुखा रुक गया, इसलिए कि राजकुमारी गंगा भागती हुई करीब आई और साहिब खान के पास आकर उसके घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहने लगी, साहिब खान, भगवान ईश्वर और परमात्मा के लिए मुझे इन लुच्चों, लफंगों और ओबाशों के हाथों से बचाओ। ये मुझे बेबस, बेलाज, बेआन और बेधर्म करने पर तुले हुए हैं। साहिब खान और मलिक सुखा ने एक साथ अपनी तलवारें बेनयाम करते हुए अपनी ढालें संभाल ली थी। फिर साहिब खान ने अपने करीब खड़ी राजकुमारी गंगा से कहा, देख गंगा, तू एक तरफ हटकर खड़ी हो जा। अब मेरी मौजूदगी में तुम्हें ये लोग ले जा नहीं सकते, तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। साहिब खान की बात मानते हुए राजकुमारी गंगा एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। जहां तक राजकुमारी गंगा की शख्सियत का ताल्लुक था तो वो शगुफों की भेंची, मुट्ठियों जैसी मोहनी, पत्तियों की मुलायम हथेलियों जैसी सुंदर, खुशबू के तन बदन जैसी रूपदार, शगुफों की बलाएं लेती, रक्स करती तितलियों की तरह चंचल, नई रुतों के अनसुने गीतों जैसी सुरूप और मुलाकात की कहानियों जैसी वसीमो कसीम थी। उसका गुलाब चेहरा, उसकी नाचती चश्मे मैगू में मस्तियां और उसके सुलगते दहकते आरज, उसकी खैरमन महताब जबीं, उसकी चंचल घटाओं से जुल्फें और उसकी फूलों के जौहर जैसे बदन पर चुस्त लिबास उसे फितने से कयामत बनाए हुए था। थोड़ी देर कबल तक जहां राजकुमारी गंगा की हालत रूह के आजार, चिता की लपेटों, अजनबियत की लकीरों जैसी खस्ता, दुख के जायकों जैसी अलमनाक, दीमक के जालों की तरह दिलगीर थी, वहां अब वो साहिब खान और उसके बाप के आ जाने की वजह से शफाफ झरनों की तरह निहाल, रंगों के महकार की तरह आनंद, जाफरान के खेत की तरह दिलशाद और ख्वाब जगाती, फूल खिलाती, गीत सुनाती प्रेम नगर की सुबह जैसी शादा होकर रह गई। इतनी देर तक उन सवारों में से वो जिसने थोड़ी देर कबल राजकुमारी गंगा को अपने सामने दबोच रखा था, अपनी तलवार और ढाल लहराता हुआ साहिब खान और उसके बाप के करीब आया और ऊंचे लहजे में उन दोनों को मुखातिब करके पूछने लगा कि तुम कौन लोग हो, तुम्हारा ताल्लुक किन सरजमीनों से है? बज़ाहिर तुम मुसलमान लगते हो, फिर भी तुमने एक हिंदू लड़की गंगा को हमारे हाथों क्यों बचाया? हमें नहीं पता था कि ये किसी राजा की बेटी और राजकुमारी है। तुम्हारी जबान से पता चला कि ये रोहतास के राजा चंद्रमल की राजकुमारी गंगा है। अब तो हम हर सूरत इसे अपने साथ लेकर जाएंगे और इससे मुस्तफीद होंगे। ऐसा करने के लिए हमें चाहे तुम दोनों की लाशों पर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। जब वो खामोश हुआ तो साहिब खान ने उसकी बात का जवाब दिया, देख लफंगे, लड़की किसी कौम या किसी भी मजहब की हो, उसकी इज्जत, उसकी लाज, उसकी आबरू काबिल एहतराम है और हर सूरत में उसकी इस्मत, उसकी इफ्फत की हिफाजत की जानी चाहिए। देख, अगर तू वाकई अपने साथियों के साथ राजकुमारी गंगा को उठा ले जाने का तहिया कर चुका है तो फिर इसकी तरफ बढ़, इसे हाथ लगा के देख। इस पर वो शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ और देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। उसकी इस हरकत पर साहिब खान का रंग गुस्से और गजबनाकी में आग में रखे हुए सुर्ख अंगारों की मानिंद हो गया था, जबकि जरा फासले पर खड़ी राजकुमारी गंगा खौफ और दहशत से कांप रही थी। अभी वो शख्स थोड़ा सा आगे ही बढ़ा था और हाथ बढ़ाकर राजकुमारी गंगा का बाजू पकड़ना चाहता था कि बिजली के कौंदे की तरह साहिब खान हरकत में आया और तलवार बरसाकर उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद साहिब खान रुका नहीं, अपने लिबास के अंदर से उसने फौरन खंजर निकाला और उसके साथियों में से एक को ताक कर मारा। वो खंजर एक का दिल चीरता हुआ निकल गया। ये आदमी जमीन पर गिर गया था। इस तरह एक ही झटके में साहिब खान ने 2 का खात्मा कर दिया था। बाकी 5 रह गए थे जो एक तरह से साहिब खान और उसके बाप मलिक सुखा का घेराव करने लगे थे। इस मौके पर राजकुमारी गंगा एक बार फिर परेशान और गमजदा हो गई थी और मजीद पीछे हटने लगी थी। फिर वो 5 एक साथ आगे बढ़े और दोनों बाप बेटों पर हमलावर हो गए। साहिब खान ने 3 को अपने सामने रोका, जबकि 2 के सामने उसका बाप मलिक सुखा जम गया था। थोड़ी देर तक उन सब के दरमियान घुमसान का रन पड़ा। इस दौरान साहिब खान ने अपने साथ टकराने वाले 3 में से 1 का खात्मा कर दिया और उसके सामने 2 रह गए थे। इस दौरान उसने देखा उसका बाप मलिक सुखा जिन 2 से टकरा रहा था उनमें से 1 की तलवार से वो जख्मी हो गया था, लिहाजा उसके हमलावर होने और वार रोकने की रफ्तार सुस्त हो गई थी। इससे फायदा उठाते हुए जो 2 उससे टकरा रहे थे उनमें से 1 उसकी पुश्त की तरफ आया और चाहता था कि तलवार बरसाकर मलिक सुखा की गर्दन काट दे कि खान साहब एकदम पीछे हटा और पुश्त की तरफ से जो उसके बाप पर वार कर रहा था उसने उसकी गर्दन काट दी।
लेकिन इस दौरान तक सामने वाले ने मलिक सुक्खा पर ऐसा वार किया कि मलिक सुक्खा का उसने काम तमाम करके रख दिया। अब अकेले साहिब खान के मुकाबले पर 3 तेगजन रह गए थे। अपने बाप की मौत पर साहिब खान की हालत हिजरतों के खिलते दुख, तड़ख पैदा करती ख्वाहिशों की चिंगारियों और तबीयत के खलजान जैसी होकर रह गई थी। फिर मौत का समा बर्पा करते सख्त गुस्से, नफरत, जलन और क्रोध में साहिब खान आगे बढ़ा और दर्द के उजाले की आवाजों, जहरे हलाहिल की तलब और सन्नाटों के जख्मों की तरह वो उन तीनों पर हमला आवर हुआ। थोड़ी देर तक साहिब खान इन तीनों के मुकाबले पर डटकर और जमकर लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसकी तलवार एक पर बरसी और उसे खून में नहलाती चली गई थी। बाकी 2 रह गए थे। उनके मजीद एक साथी का काम तमाम होने पर बचने वाले 2 साथी परेशान हो गए। अब साहिब खान के हौसले पहले की निस्बत बुलंद और ज्यादा मुस्तहकम हो गए थे और वो पहले की निस्बत कहीं बढ़ चढ़कर उन पर हमला आवर होने लगा था। इस बार उसने दोनों की तलवारों को अपनी ढाल पर रोका और पलक झपकते में उसने अपनी तलवार एक पर बरसाई और उसे काट कर रख दिया। अब मुकाबले में सिर्फ एक था। उसने भागने की कोशिश की पर साहिब खान ने उसे ऐसा न करने दिया। पीठ की तरफ से वो उस पर हमला आवर हुआ और उसे चीर कर रख दिया। साहिब खान की इस कारगुजारी पर करीब खड़ी राजकुमारी गंगा की हालत मौसमों की करवट में तितली और जुगनू के रक्स, चांदनी में मलफूफ रंगों की धनक और प्यार में डूबे इशारे करती सब्ज़ारों की खुशबू से बगलगीर होती सहर जैसी होकर रह गई थी। आगे बढ़कर वो साहिब खान के पास आई और रस घोलती आवाज में कहने लगी कि साहिब खान, इन लुच्चों के हाथों मुझे बचाकर और फिर इन सब का काम तमाम करके तुमने मुझ पर वो एहसान किया है कि अगर दुनिया भर की दौलत भी मैं तुम्हारी झोली में डाल दूं तो तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। साहिब खान, तुमने मेरी जान ही नहीं पत और लाज की भी हिफाजत की है। देखो साहिब खान, जिंदगी में अगर कोई मौका आया तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। साहिब खान ने राजकुमारी गंगा की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया। अपने घोड़े की तरफ गया। जीन से बंधा हुआ कुल्हाड़ा उसने उतारा, जमीन खोदकर एक गड़ा बनाया। गड़ा खोदने में राजकुमारी गंगा भी उसकी मदद करने लगी। जब मुनासिब गड़ा खुद गया तब अपने बाप को गड़े में डालकर साहिब खान ने उसे दफन कर दिया। फिर वो अपने घोड़े के पास आया। अपने बाप के घोड़े की बागें उसने अपने घोड़े की जीन के साथ बांधी और घोड़े पर बैठना ही चाहता था कि रुक गया। फिर गंगा की तरफ देखा और पूछा, देख गंगा, तू इनके हाथों कैसे लग गई? अब तू कहाँ जाना पसंद करेगी? राजकुमारी गंगा कहने लगी, देख साहिब खान, यहाँ से चंद मील पीछे मेरे पिताजी ने अपने चंद दोस्तों के साथ पड़ाव कर रखा है। दरअसल हम इस सरहदी मकाम की तरफ शिकार के लिए आए थे। मेरे पिता पड़ाव में ही रहे जबकि मैं अपने चंद मुहाफिजों के साथ शिकार के लिए निकल खड़ी हुई। इत्तफाक से हमारी नजर एक जंगली बकरी पर पड़ी। मैंने अपने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। मेरे मुहाफिज भी मेरे साथ थे। उस कोहिस्तानी बकरी के ताक़ुब में मैं काफी दूर निकल आई। मेरे कुछ मुहाफिज और जाती दासी ओमा भी पीछे रह गए। ये जो मुहाफिज यहाँ काम आए हैं, इनके साथ मैं बकरी के ताक़ुब में दूर निकल आई थी। यहाँ तक कि ये लोग घात से निकले। हमला आवर होकर उन्होंने मेरे मुहाफिजों का काम तमाम कर दिया और मुझे उठाकर ले जाना चाहते थे कि तुम पहुँच गए। तुम्हारी वजह से मैं बेलाज और बेपत होने से बच गई हूँ। अब तुम मुझ पर दूसरा एहसान ये करो कि मुझे मेरे पिताजी के पड़ाव में पहुंचाओ। इस पर साहिब खान घोड़े पर सवार हुआ और कहने लगा, आओ मेरे साथ। राजकुमारी गंगा फौरन हरकत में आई और अपने घोड़े पर वो सवार हुई और साहिब खान के साथ हो ली। दोनों अपने घोड़े को दरमियाना रवि से हाँकते हुए अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक तरफ से कुछ मुसल्ला जवान और एक लड़की वहां आनमूदार हुए। उन्हें देखते हुए राजकुमारी गंगा साहिब खान से कहने लगी, ये वो मुहाफिज हैं जो कोहिस्तानी बकरी के ताक़ुब में मुझसे अलहदा हो गए थे। इनके साथ जो लड़की है वो मेरी दासी ओमा है। इस पर ओमा की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए साहिब खान कहने लगा, देख राजकुमारी गंगा, तुम्हें ओमा से मेरा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। इस पर तेज निगाहों से राजकुमारी गंगा ने साहिब खान की तरफ देखते हुए पूछा, साहिब खान, तुम इसे कैसे जानते हो? इस पर गंगा की दासी ओमा करीब आई और कहने लगी, मैं बताती हूँ साहिब खान मुझे पहले से कब और कैसे जानते हैं। देख राजकुमारी, जब भी कभी लोमड़ी की खालें बेचने के लिए ये साहिब खान रोहतास शहर में आया और तुम्हारे पिताजी को खालें बेच की और रोहतास शहर में क़याम किया तो अक्सर औकात ऐसा हुआ कि तुम्हारे पिताजी इसे बुलाने के लिए मुझे भेजते। जब भी ये रोहतास में आता ये सराय में क़याम करता और मैं ही इसे सराय से इसे बुलाने जाती थी। लिहाजा मैं साहिब खान को एक अरसे से जानती हूँ। ओमा का जवाब सुनकर राजकुमारी गंगा मुतमईन हो गई। थोड़ा सा आगे जाकर साहिब खान ने कुछ सोचा। अजीब से अंदाज में राजकुमारी गंगा की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, देखो राजकुमारी गंगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजकुमारी गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना चाहते हो कह डालो।
صاحب خان نے سہمی سہمی آواز میں پھر کہا، دیکھ راجکماری، میں ڈرتا ہوں کہیں میری روداد علم، میری آواز نحیف تیرے ایوانوں کی دیواروں سے سر ٹکرا کر سلگتی آتش فرقت کی صورت نہ ڈھل جائے۔ ساتھ ہی میں اپنی بے مائگی پر جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہوئے جھنجھلاتا ہوں۔ اس پر راجکماری گنگا اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، ڈرو مت، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میں خفا نہیں ہوں گی۔ اس پر صاحب خان کا کچھ حوصلہ بڑھا، وہ کہنے لگا، یہ بات میں علیحدگی میں کہنا پسند کروں گا۔ راجکماری گنگا نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ علیحدگی تم میری داسی اوما سے بھی چاہو گے؟ صاحب خان کہنے لگا، اوما یہ گفتگو سن سکتی ہے، اس لیے کہ اس پر مجھے پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اس پر راجکماری گنگا اپنے محافظوں سے کہنے لگی کہ تم یہیں رکو، میں ذرا علیحدگی میں صاحب خان کی بات سنتی ہوں، دیکھوں یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کو ہانکتی ہوئی راجکماری گنگا رکی اور صاحب خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاحب خان کہہ رہا تھا، دیکھ راجکماری گنگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عرصے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کا خواہاں ہوں۔ صاحب خان کے ان الفاظ سے راجکماری گنگا کا چہرہ مارے غصے اور غضبناکی سے آگ کی طرح تپ گیا۔ پھر وہ حرکت میں آئی، اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس نے صاحب خان کے چہرے پر دے مارا۔ پھر وہ غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز میں اسے کہنے لگی، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کرو؟ تمہیں جسارت کیسے ہوئی کہ تم میرے وصال کے طالب بن کر میرے سامنے آؤ؟ تم نے اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ تم کتوں کے جھوٹے پیالے میں پانی پینے والے ایک راکھ آلودہ انسان ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے سبز لمحوں کے بدن موسم کی جلتی آگ پر ناچتی خوشبو اور بے عکس خد و خال جیسے لمحوں کی بوندا باندی اور عذاب کی دربدری میں ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے صاحب خان، یہ کہنے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں روہتاس کے راجہ ہری کرشن کی راجکماری ہوں، جبکہ تم ایک معمولی انسان ہو۔ تمہارا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہے اور تم خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے غلام ہو اور جنگل میں لومڑیاں پکڑ کر ان کی کھالیں بیچ کر گزر بسر کرنے والے ہو۔ یہی کام تمہارا باپ بھی کرتا رہا ہے، اپنے کندھوں پر کھالیں اٹھائے تم ہمارے شہر روہتاس میں کھالیں بیچنے آتے رہے ہو۔ بس میرا باپ تمہیں اہمیت دیتا رہا ہے اس لیے کہ وہ تم سے کھالیں خریدتا رہا ہے، بس اس سے زیادہ ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آئندہ تم نے اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اپنے محافظوں سے کہہ کر میں تیری گردن اڑوا دوں گی۔ اب تو یہاں سے دفع ہو جا، نہ میں تیرا سنگ پسند کروں گی نہ تیری شکل دیکھنا چاہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی راجکماری گنگا نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور پیچھے ہٹ گئی۔ راجکماری گنگا جب ذرا پیچھے ہی ہٹی تب اوما نے بڑی رازداری میں صاحب خان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ صاحب خان، میرے بھائی، تو مجھے بہن کہہ چکا ہے اور بہن ہی کی طرح میری عزت، میرا احترام کرتا ہے۔ گو میں روہتاس کے شاہی محل میں داسی ہوں، پر دیکھ تیرے کندھے سے کندھا ملا کر بہن کی طرح تیرے لیے کام کروں گی۔ میں جانتی ہوں تو ایک عرصے سے راجکماری گنگا کو پسند کرتا ہے، بھگوان اور ایشور نے چاہا تو وہ وقت آئے گا، یہی گنگا ایک نہ ایک روز تیرے پاؤں پر پڑے گی۔ صاحب خان کہنے لگا، سنو ماں میری بہن، وہ وقت دور نہیں، میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ عنقریب وہ وقت آئے گا جو الفاظ راجکماری گنگا نے میرے لیے استعمال کیے ہیں ویسے ہی الفاظ میں اس کے لیے استعمال کروں گا، ایسے کتے کی طرح دھتکاروں گا کہ یہ میرے پاؤں پر گر کر مجھ سے معافی مانگتی پھرے گی۔ اس کی حالت یقیناً قابل دید ہوگی۔ اس پر اوما جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، سن صاحب خان میرے بھائی، اب میں جاتی ہوں، کہیں راجکماری مجھ پر شک ہی نہ کرنے لگے۔ اب میں اس کی ساری نقل و حرکت پر نگاہ رکھوں گی اور اس کے ایک ایک پل کی خبر میں اپنے بھائی کے ذریعے تمہیں پہنچاتی رہوں گی، تم فکر مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اوما وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ صاحب خان بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا تھا۔ 20-25 سوار وہاں نمودار ہوئے اور انہوں نے صاحب خان، اوما، راجکماری گنگا اور اس کے محافظوں کے گرد گھیرا بنا لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے صاحب خان اوما کے پیچھے پیچھے راجکماری گنگا کے قریب آیا۔ پھر وہ محاصرہ کرنے والے مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس پر محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، تو نے جنگل میں ہمارے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، تو جانتا ہے قتل کی سزا قتل ہے، لیکن ان لوگوں سے بھی ایک جرم ہوا ہے، لہٰذا ہم تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ہم تمہیں گرفتار کر کے اپنے آقا شیر شاہ سوری کے پاس لے جائیں گے، جو یہاں سے 3 میل جنوب میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس پر صاحب خان کہنے لگا کہ یہ جو سامنے سفید لباس میں لڑکی ہے یہ روہتاس کے راجہ چندرمل کی راجکماری گنگا ہے، ساتھ اس کے محافظ ہیں اور ایک داسی ہے۔ میں اس شرط پر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم ان لوگوں کو اپنے ٹھکانے کی طرف جانے کی اجازت دو، پھر میں تمہارے ساتھ جہاں کہو گے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہی شخص بولا اور کہنے لگا، سب کو جانے کی اجازت ہے، تم اکیلے ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ ہی صاحب خان چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا۔
जब राजकुमारी गंगा अपनी दासी ओमा और मुहाफिजों के साथ आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी गंगा उस जगह पहुंची जहां उसके बाप राजा हरकृष्ण ने अपने हिफाजती दस्तों के साथ पड़ाव कर रखा था।